नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। हाल ही में एक प्रमुख अंग्रेज़ी अखबार ने एक हैरान करने वाली रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें बताया गया है कि पिछले 3 वित्त वर्षों के दौरान 29 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 1,14,000 करोड़ रुपए के कर्ज को न वसूल हो सकने वाले डूबते खाते में डालकर माफ़ कर दिया। साथ ही कई बैंक मौजूदा वित्तीय वर्ष में 52,227 करोड़ रुपए के कर्ज और माफ़ करने वाले हैं या कर चुके हैं। रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर डॉक्टर के.सी. चक्रवर्ती ने इसे एक बड़ा घोटाला बताया है और कहा है कि इसे फ़ौरन रोका जाना चाहिए। दूसरी ओर माना जा रहा है कि मार्च 2016 में बैंकों के डूबे हुए कर्ज यानी एनपीए की रकम पिछले वित्त वर्ष के 3,24,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,26,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। इसके अलावा सन 2004-2005 से अब तक कॉरपोरेट सेक्टर को करीब 42 लाख करोड़ रुपए टैक्स छूट के तौर पर दिए गए हैं, जिन्हें बजट दस्तावेज़ में रेवेन्यू फॉरगॉन के नाम पर दर्ज किया गया है। इस वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर कर्ज़ों का बोझ बढ़ता जा रहा है। उल्लेखनीय है कि ये रिपोर्टें ऐसे समय में आ रही हैं जब आर्थिक मंदी को देखते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली वित्तीय सख्ती बरतने की बात कर रहे हैं। देश देशांतर में यही विषय आज हमारी चर्चा का, जिसमें मेरे साथ हैं देश के पूर्व अतिरिक्त उप महालेखा परीक्षक रहे सुशील चंद्र आनंद, जेएनयू में अर्थशास्त्र के पूर्व प्रोफेसर अरुण कुमार, अर्थशास्त्री प्रोफेसर कमल नयन काबरा और आर्थिक पत्रकार हरवीर सिंह। आप सभी का स्वागत है। अरुण जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहूँगा कि ये जो खबर आई है और जो अखबार ने आरटीआई से सूचना यानी सरकार से सूचना लेकर के प्रकाशित की है, 1,14,000 करोड़ रुपए पिछले 3 सालों में 29 बैंकों के ज़रिए माफ़ कर दिए गए। किस रूप में देखते हैं आप इस घटना को? देखिए, ये एक बड़ा पहलू है हमारे बैंकों का कि वो तरह तरह से लोन देते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, और उसमें कमी रह जाती है। उसमें जो ड्यू डिलिजेंस है, जो रिस्क का जो फैक्टर है, उसको ध्यान नहीं रखा जाता। और दूसरी तरफ क्या है कि यहाँ पे करप्शन का जो एक मामला है, जिसको क्रोनी कैपिटलिज्म कह सकते हैं, कि बहुत सारे जो कर्ज दिए जाते हैं वो उसमें दिए जाते हैं कि पॉलिटिकल दबाव है या कोई और तरह का दबाव है जी। और ख़ासकर ये देखा गया है कि जब इकॉनमी डाउन टर्न पे होती है, जब थोड़ी मंदी होती है, उस समय ये ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उस समय जो कंपनियां हैं जो परेशानी में आ जाती हैं, वो फिर लोन लेना चाहती हैं और उसके जब पॉलिटिकल प्रेशर में आके उनको लोन मिलता है। दूसरी तरफ क्या हुआ है कि सरकार अपनी नीतियों को आगे करने के लिए बैंकों के ऊपर दबाव डालती हैं कि वो कर्ज दें, और कर्ज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आज बहुत बड़ा जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, क्योंकि उन्होंने कर्ज ज़्यादा ले लिया है और उसको वो रीपे नहीं कर पा रहे हैं, और वो धीरे धीरे बढ़ के ऐसा हो जाता है जिसको कि फिर राइट ऑफ करना पड़ता है, जिससे कि बैंकों की जो समस्या है वो थोड़ी कम हो, उनकी बैलेंस शीट में जो परेशानी है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अब प्रेशर है कि ये क्लीन कर दिया जाए, जिससे 2017 तक ये जो बैंकों के जो रीफॉर्मुलेशन होना है उनके कैपिटल का, उसमें कुछ सहूलियत मिल सके। तो मेरा मानना है कि ये एक समस्या है जो हमारे जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग से जुड़ी हुई है, और जो करप्शन और ब्लैक इकॉनमी है उससे जुड़ी हुई समस्या है। ठीक है, हमारे साथ पूर्व महालेखा परीक्षक हैं सुशील जी। इस खबर पर जो रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं के.सी. चक्रवर्ती साहब, उन्होंने इसे एक बड़ा स्कैम बताया, बड़ा घोटाला बताया और कहा है कि इसे फ़ौरन रोका जाना चाहिए। मैं अभी देख रहा था कि सन 2011-12 में सीएजी ने भी इसी तरह के एक मामले में जो किसानों की कर्ज माफ़ी से जुड़ा हुआ था, उसमें भी काफ़ी बड़ा स्कैम पाया था और उसमें एक बड़ी रकम इसमें शामिल थी और आप के पूर्व दफ्तर की ओर से टिप्पणी की गई थी। तो इस मामले को आप कैसे देखते हैं, जो 1,14,000 करोड़ रुपए की माफ़ी का मामला है? क्या वाकई से घोटाला हम कहें, या ये कि ये एक रूटीन प्रैक्टिस है? देखिए, ऐसा है, इसे घोटाला भी कहा जा सकता है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा लिबरल व्यू लें, ये कहें कि ये घोटाला नहीं है, तो ये देखने की बात है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्यों बढ़ रहे हैं। बैंकों के ऊपर ये प्रेशर डाला जाता है कि आप लोगों को लोन दीजिए, और उनसे लोन दिलवाया जाता है, लेकिन लोन लेने वाले जो हैं वो उस लोन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते और फिर उसके रीपेमेंट में दिक्कत होती है, फिर उन पर सख्ती की जाती है और ये कहा जाता है घोटाला हो गया। तो ऐसे हालात में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का बढ़ना
ये एक बहुत चिंता की बात है। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है और इसको घोटाला ना कहकर एक सही समस्या मान के इसको समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा कि इससे लोगों को नुकसान ना हो और काम भी चलता रहे। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कम करना ही होगा और उसमें ये देखना होगा कि जो पैसा दिया गया है उसे कैसे जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए और जी। फिर औरों को दिया जाए, ठीक। क्योंकि बैंकिंग प्रिंसिपल यही है कि 100 रुपए से 1000 रुपए तक कैसे बिजनेस बढ़ाया जा सकता है। आप रहे तो इस सुशील बात जी, का मैं ध्यान आता देना। हूं आपके पास में। हमारे साथ प्रोफेसर कमल नयन काबरा साहब हैं। काबरा साहब, आप इस मामले को किस रूप में देखते हैं? अभी जैसा अरुण जी ने कहा और सुशील जी ने कहा कि इसको हम घोटाला न कह के नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहें, लेकिन क्या वाकई इतना सादा है ये मामला? नहीं, मैं नहीं सोचता हूँ कि ये इतना सरल मामला है। ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तो कहना बिल्कुल ही गलत है। नॉन परफॉर्मिंग एंड एंटी सोशली परफॉर्मिंग कॉरपोरेट सेक्टर का चरित्र है ये, जो इसमें उजागर होता है, जिसके लिए कॉरपोरेट सेक्टर एक बाजार में स्वतः पैदा होने वाली संस्था है, प्रकृति नहीं होती है। एक कंपनी कानून है और हमारे यहाँ तो ऐसी व्यवस्था हो गई है कि एक अकेला आदमी भी कंपनी बना सकता है और वो कितना भी घाटा करे, अगर आप कंपनी से भी वसूल कर लेंगे तो वो उस व्यक्ति की पर्सनल जिम्मेदारी नहीं होगी। जबकि कुछ लोग हैं तो जो संपत्ति और आय का बहुत अधिक केंद्रीकरण कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित होती जा रही है और इसके कारण इन्होंने जो राजनीतिज्ञ हैं, जो बैंकों की असली नीतियों के निर्धारित करते हैं, वो दोनों एक ही है। वो भी व्यापारी हो गए हैं, वो भी धंधा करते हैं, किसी न किसी व्यवसाय से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। तो सैया भये कुटवाल टाइप की बात है। खुद ही देने वाले हैं, खुद ही लेने वाले हैं, खुद ही माफ। करोड़ों लाखों किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है। इनमें से किसी घर के अंदर जो पार्टियां होती है, जो गुमराह फिर होता है, किसी पर एक रत्ती पर असर नहीं पड़ता है। तो हमारे यहाँ एक पूंजीवाद का चरित्र हो गया, जिसे कहते हैं कि यहाँ पर जो डंडा है लॉस होने का और आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, वो डंडा खाप हो गया। केवल गाजर दिखाई जा रही है कि आप उसके पीछे दौड़ते रहिए। ठीक है। हरवीर जी, आप इस पूरे मामले को किस रूप में देखते हैं? क्या वाकई इसे घोटाला माना जाए और इस समस्या का निदान क्या है? देखिए, दो पहलू हैं। एक तो इसमें इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, जिन लोगों ने कंपनियां बनाई उनको कंपनी वो ठीक से चला नहीं पाए, उन्होंने इस तरह से पैसा लगाया जहां पर रिटर्न ठीक नहीं थे, तो ये तो जिम्मा उनके ऊपर जाएगा। दूसरे, जो हमारा बैंकिंग मैनेजमेंट है, जिसमें आपके वित्त मंत्रालय के अधिकारी से लेकर के और रिजर्व बैंक के जो प्रतिनिधि उनके बोर्ड पर होते हैं, और कोई भी बड़ा कर्जा एक बोर्ड के जरिए मंजूर किया जाता है, तो उस वक्त ड्यू डिलिजेंस की बात जैसे अरुण जी ने कही थी, आपको देखना चाहिए आप जिसको कर्ज दे रहे हैं उसके मायने क्या है। दूसरी बात यह है कि आपके 10 कॉरपोरेट के ऊपर करीब 7 लाख करोड़ का कर्जा है, और यहाँ मैं जैसे आपने खुद अपना रिपोर्ट में जिक्र किया कि इनको 42 लाख करोड़ या 45 लाख करोड़ के बेनिफिट्स दे दिए गए और ये राइट ऑफ्स हो रहे हैं। अभी तक 2 बार किसानों का कर्जा माफ़ हुआ, एक बार बहुत थोड़ा हुआ था 89 के आसपास, और उसके बाद ये जो यूपीए गवर्नमेंट ने, पहली गवर्नमेंट जो थी, उसने करीब 71,000 करोड़ कहा था, लेकिन वो 62-63,000 करोड़ रुपए बना था। और देश में 12 करोड़ किसान होल्डिंग्स हैं, आप ये देखिएगा। और अब तो सरकारी आंकड़े कहते हैं कि कितने लाखों लोगों ने, किसानों ने आत्महत्या की। किसान के ऊपर 50,000 रुपये का कर्ज है, वो आत्महत्या कर लेता है। पिछले दिनों महाराष्ट्र का एक बहुत ही अफसोसजनक वाक़या आया था कि किसान ने अपनी अंत्येष्टि के लिए, अपनी अंतिम यात्रा में लोगों को इनवाइट किया था, क्योंकि उसके ऊपर 50,000 का कर्जा था, फसल खराब हो गई थी, बेटी की शादी होनी थी और उस आदमी ने आत्महत्या कर ली। तो ये इस तरीके के बिखरे पड़े हैं, हज़ारों इस तरीके के उदाहरण हैं। एक तरफ इस तरह का मसला है कि कॉरपोरेट, बड़े बड़े कॉरपोरेट सामने आ जाते हैं, उनके ऊपर ईडी जांच कर रहा है, उन्होंने पैसा देश से बाहर निकाल दिया है और आप उनको कर्जे पे कर्जे दिए जा रहे हैं। आप ये बताइए कि कौन सा बड़ा कॉरपोरेट आकर के आज कह रहा है कि ये 10 कॉरपोरेट ऐसे हैं, इनको आप कभी कर्जा मत दीजिएगा। कोई ब्लैक लिस्टेड हुआ है? एक कंपनी कर्ज में डूबी हुई, आप दूसरी कंपनी के लिए कर्जा लेकर के काम शुरू कर देते हैं, और इसमें पूरा पॉलिटिकल इंटरवेंशन होता है, जो बिल्कुल जो हेडक्वार्टर से निर्देश होते हैं कि आप इसको राइट ऑफ कर दीजिए, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गया। आप 15 साल से आपने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे, क्या हुआ उसमें? तो बेसिकली क्या है कि ये एक तरफ आप बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन करने की बात कर रहे हैं, इंद्रधनुष योजना लाने की बात कर रहे हैं, उस इंद्रधनुष में जो रंग
बिखरने हैं, वो तो मेरा और आपका पैसा है ना। ठीक। आपका जो कर, ये जो लोग टैक्स देते हैं, टैक्स पेयर्स मनी, लोगों की मेहनत का पैसा आप उसमें रिकैपिटलाइज करते हैं। और आज बैंकों की हालत ये हो गई है, उनके प्रॉफिट 90% तक गिर गए हैं, घाटे में सरकारी बैंक चले गए हैं। ये प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स में ये क्यों नहीं हो रहा है? ठीक। क्योंकि आप जो दबाव डालते हैं वो पीएसयू बैंक्स के ऊपर ज़्यादा दबाव डालते हैं। जी, अरुण जी। जी हाँ। ये कहा जा रहा है कि कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए इसको करने के लिए, आपने भी ये बात कही, सुशील जी भी इस बात को कह रहे हैं, लेकिन कोई समाधान तो नज़र आ नहीं रहा है। 3 साल से ये सिलसिला चल रहा है और इस साल भी लगभग आधी 3 साल रकम से तेज हो गया है जी। मतलब ये जो आंकड़े हैं, मतलब पिछले 10-12 साल के हैं, उसमें 50% से ज़्यादा अभी हुआ है 3 साल में जी। तो ये बढ़ता चला जा रहा तो है। 3 साल में 1,14,000 करोड़ रुपए हमने माफ़ किया और इस साल हम 52,227 करोड़ रुपए माफ़ करने वाले हैं या कर चुके हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सब्सिडी कम हो रही है या और जो योजनाएं हैं, मनरेगा जैसी योजनाएं या और रोज़गार योजनाएं, उसके लिए जो ये पैसा है अगर वो मिल जाता सरकार को तो शायद ज़्यादा बेहतर देश का विकास हो सकता था। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि जो ये राइट ऑफ हो रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं, जिससे कि बैंकों की, पब्लिक सेक्टर बैंकों की पोजीशन खराब हो रही है, उससे हमारी अर्थव्यवस्था पे धक्का लगता है, उससे जो लोन देने की उनकी कैपेसिटी है उस पर धक्का लगता है। पर ये जो पैसा है ये सरकार के पास डायरेक्टली नहीं आता। जी। जो हरवीर जी ने कहा और आपकी रिपोर्ट में भी था, जो टैक्स फोरगॉन है, जो जिसको टैक्स एक्सपेंडिचर बोलते हैं, वो तो सरकार के खजाने से जा रहा है। ये तो जो पब्लिक का पैसा है, जो पब्लिक ने बैंकों में डिपॉजिट किया है, वो जो डूब रहा है और जिसकी वजह से जो हमारे जो इन्वेस्टमेंट में कमी आ जाती है, वो चीज़ है। लेकिन मैं एक चीज़ और इसमें जोड़ना चाहूँगा कि हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है, जो पब्लिक सेक्टर को कंट्रोल करता है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर में है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री का डायरेक्ट प्रेशर होता है कि कौन मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगा, कौन वहाँ पे चेयरमैन बनेगा, कौन जो डायरेक्टर्स होंगे, और उसके चलते हुए जो ये टॉप अपॉइंटमेंट्स होते हैं बैंकों में, वो पॉलिटिकल प्रेशर में रहते हैं। तो इफेक्टिव ऑटोनॉमी नहीं है। और इसीलिए जैसे कि अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको प्रमोट करना है या आपको कोई और प्रोग्राम प्रमोट करना है, स्टार्टअप वगैरह, तो उसमें कहा जाता है कि आपको फ्रीली बैंक में लोन मिलेगा, तो आप उसको जो ड्यू डिलिजेंस नहीं करते हैं वगैरह। तो जब तक कि बैंकों को ऑटोनॉमी नहीं होगी, और अगर आपको कोई सब्सिडी देनी है तो डायरेक्टली बजट से दीजिए, ना कि बैंकों के खाते से जाए। क्योंकि जब ये आप कर देते हैं कि बैंकों को ये जो लोन देना है, तो उसमें फिर गेम प्लेइंग शुरू हो जाता है, क्योंकि वो किसको देंगे किसको नहीं देंगे, वो पॉलिटिकल दबाव में देंगे, और वहाँ पे ये सारी पॉलिटिक्स आती है। और ये सारे हमारे फाइनेंशियल सेक्टर पे असर रहा है पिछले 25 साल कि बजट की परफॉर्मेंस अच्छी हो, इसलिए स्टॉक मार्केट में से खरीद लो, आप लोन दे दो। और इसीलिए आपने देखा यूटीआई कोलैप्स कर गया 1998 में चलते हुए, क्योंकि उनके बहुत बड़ा पोर्टफोलियो ऐसा बन गया जो कि बड़ा बैड परफॉर्मिंग पोर्टफोलियो था। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि जो पॉलिटिकल कंट्रोल है, जब तक वो इस तरह का रहेगा कि वो बैंकों पे दबाव डालेगा, तो फिर बैंक के ऑफिसर्स वगैरह भी सब प्ले करेंगे तरह। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इसमें कोई किसी तरह का भ्रष्टाचार भी होता है? क्योंकि राजनीतिक दबाव की बात तो आप भी कह रहे हैं। भ्रष्टाचार उसी को मैं मानता हूं, जब वो प्रेशर आता है तो प्रेशर यही होता है कि जो आपस में ले दे के ये सारा किया जाता है। और आप देखिए जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे अब जो पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियंस हैं उन सब की तरह हैं। उसी तरह जो लोन्स हैं, तो किसकी किससे साठगांठ है, वो पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है। तो इसमें ऑफकोर्स भ्रष्टाचार, जैसे मैंने कहा, काले धन की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा इसमें रोल है। ठीक है। सुशील जी, अभी कुछ दिन पहले ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि साहब हमें काफ़ी सख्ती बरतनी होगी, अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत ठीक ढंग से चल नहीं रही है और उसको चुस्त दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ऐसे में क्या ये ज़रूरी नहीं हो जाता कि इस तरह की जब खबरें आती हैं जो काफ़ी विचलित करने वाली होती हैं, जैसा अभी ये खबर आई है 1,14,000 करोड़ रुपए वाली, और साथ ही 52,000 करोड़ रुपए इस साल जो है वो माफ़ कर दिए जाएंगे या किए जा चुके हैं, क्या इसके लिए सीएजी जैसी संस्थाएं कोई किसी तरह का अंकुश बना पाने में नाकाम रही हैं? नहीं, ऐसा है, सीएजी को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इजाज़त दी गई है काम करने के लिए, और उसमें उसको पूरा ये अख्तियारात दे दिए गए हैं कि वो जैसा चाहे, जिस तरह से चाहे, उस तरह से वो अपना स्कोप डिटरमिन करे और उसको काम को करे। सोचने वाली बात यह है कि पब्लिक सेक्टर बैंक की ही हालत इतनी ख़राब क्यों हो रही है, प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स की इतनी हालत ख़राब क्यों नहीं होती? क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर ये प्रेशर होता है कि वो गवर्नमेंट के कहे के मुताबिक लोगों को कर्ज दें और उसको वसूल करें या ना करें या राइट ऑफ करें।
लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक से ऊपर उनका नहीं चलता। मिसेस गांधी ने जब बैंकों को नेशनलाइज किया था तब उन्होंने नहीं सोचा था कि दोबारा उनको डीनेशनलाइज भी करना पड़ेगा, जो कि करना पड़ गया। आज की तारीख में आप जाके देखिए, HDFC बैंक है, कोटक महिंद्रा है, ये जितने भी बैंक्स हैं इनकी हालत इतनी ख़राब क्यों नहीं है जितनी कि पब्लिक सेक्टर बैंक की है। उसकी वजह यही है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्रेशराइज करके उनसे ज़बरदस्ती से ऐसे काम कराए जाते हैं जिससे उन्हें नुकसान भी हो तो कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक इनके बस में नहीं आते हैं ठीक। और वो अपना काम ठीक करते हैं और उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी नहीं बढ़ते। तो जी, ये फ्रीडम आपको पब्लिक सेक्टर बैंक को भी देनी पड़ेगी। जी जी, सुशील जी आप रहे, मैं आता हूँ आपके पास में। ये फ्रीडम आपको, जी आप बात पूरी करें। हाँ मैं यही कह रहा था कि ये फ्रीडम आपको पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी देनी पड़ेगी कि वो बिना प्रेशर के काम करें और प्रोफेशनल तरीके से काम करें। उनके प्रोफेशनल तरीके से काम उन्हें नहीं करने दिया जाता। ठीक, कमलन काबरा इतना ही कहना साहब, चाहूँगा। सुरेश जी जो कह रहे हैं, सुशील जी कितना सहमत हैं कि क्या पब्लिक सेक्टर के बैंक वाकई कुछ ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, एफिशिएंट नहीं है? देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक की इनएफिशिएंसी तो जग जाहिर है जब इन्होंने किया, पर इसके कारण ये कहना कि क्योंकि इनका चेहरा काला है इसलिए उनका चेहरा सफ़ेद है, मैं नहीं सोचता हूँ सही है। आप एनालाइज कीजिए कि प्राइवेट सेक्टर, एक तो कि ये कहना इनके यहाँ 14.5% के करीब ये जो नहीं परफॉर्म करने वाली कंपनियाँ उनके मालिकान हैं, एसेट्स नहीं, उसी तरह से करीब 4.5% के करीब तो उनकी भी हैं, उनका आधार भी कम है। तो दूसरी बात जो देखने की, जो कम बैंकें हैं वो ज़्यादातर आप देख सकें कि उन बैंकों में जो इंटरेस्ट होता है कॉरपोरेट सेक्टर के भाईबंदी, उनके शेयर्स वगैरह वो होता है, दोनों तरफ एक ही किस्म के लोग हैं। तो वो अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि उनको जो नुकसान होगा वहाँ भरपाई करने वाला, उनकी रिकैपिटलाइजेशन करने वाला या तो आपको और मेरा पैसा है वहाँ पर। और ये कहना कि ये जो पैसा आप देते हैं हमारे से देते हैं, नहीं, इनडायरेक्टली ये पैसा जो बैंकों के छोटे, जैसे उन्होंने कहा एक मुद्रा योजना शुरू की, किसको देंगे? आप किसान की ज़मीन नीलाम करते हैं। किसान, अभी आज ही के अखबार में एक न्यूज़ है कि किसान की पूरी ज़मीन ले ली गई, जिससे कि खेती की और ज़मीन घट रही है। इनके यहाँ जो बाहर पैसा भेज रहे हैं, जो देश के अंदर से हम बाहर आवंटित कर रहे हो जा रहे हैं, तो पूरा चरित्र जो है, और राजनीतिक लोगों का, जो एक कंपनी घाटे में चल रही है उसके शेयर्स बढ़ जाते हैं, उसके आधार पर आप वो कर्ज लेते हैं जो बढ़े हुए दामों पर। तो ये पूरा घालमेल पूरी व्यवस्था के अंदर राजनीतिक तबका और व्यवसायी, खासकर कॉरपोरेट तबका अलग अलग नहीं रह गए हैं। किनके कितने में शेयर्स हैं, कितने बिजनेस इंटरेस्ट हैं, और प्राइवेट सेक्टर की जो बैंकें हैं उनको आपने परमिशन दी है, नई नई किस्म की बैंकें शुरू करने वाले हैं, क्या होगा उसका? आप कोऑपरेटिव बैंक्स का उदाहरण ले लीजिए, उनके जरिए भी यही हो रहा है। तो राजनीतिकरण व्यवसाय का हो गया है, और व्यवसाय का राजनीतिकरण होने के, राजनीतिक और व्यवसायिक दोनों एक ही तबके बन गए हैं, और उसी के कारण ये सारी गड़बड़ हो रही है। इसलिए जो व्यवस्था है कि आप उनको रिकैपिटलाइजेशन की बात मत कीजिए, जिन कंपनियों ने पैसा खाया है उनके मालिकान से वसूल कीजिए, आप किसानों से जैसे वसूल करते हैं नीलामी करके उनकी प्रॉपर्टी का। ठीक, हरवीर जी, बात बैंकों के कामकाज पर आ रही है, परफॉर्मेंस पर आ रही है, और प्राइवेट सेक्टर बनाम पब्लिक सेक्टर के बैंकों की बात हो रही है। अभी आपने सुशील जी को भी सुना, कमल जी को भी, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा नहीं है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का कामकाज बहुत ख़राब है, मैं इससे सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। पब्लिक सेक्टर के बैंक्स के अपने दायित्व हैं। हमारा एक लोकतंत्र है और हम लोग लोक कल्याणकारी देश की परिभाषा में हम लोग आते हैं। तो सरकारें जो काम चाहती है, जिस लोगों तक जिस तरह से पहुंचना चाहती है, उनको हेल्प करना चाहती है या उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन में लाना चाहती है, वो सारी भूमिका सरकारी बैंकों के जरिए ही निभाई जाती है। जो छोटे कस्टमर होते हैं, जो लो वैल्यू कस्टमर होते हैं, या जिनका कामकाज या ट्रांजैक्शंस छोटे होते हैं, उन सबको आपके सरकारी बैंक ही कैटर करते हैं। दूर दराज के छोटे कस्बे और गांव देहात में सरकारी बैंक ही अपनी ब्रांच खोलता है, प्राइवेट बैंक ये नहीं करता। और उसके बावजूद पिछली बार जब 2008 का क्राइसिस जब ये आया था, लीमन ब्रदर्स वाला,
उस वक्त देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक तो उस हालत में चला गया था, अगर रात को उसको 18,000 करोड़ रुपए ना मिलते ओवरनाइट तो वो तो रन हो गया था, बैंक खत्म हो गया था। तो कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी भी आप जानिए, जब आप ये लोन वाले मामले में जब तह में जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने ऐसे एसेट्स पे लोन दिए हैं जो कि बहुत ही ख़राब एसेट्स हैं। और यहाँ पर तो एक परंपरा रही है ओवर इनवॉइसिंग की। आप प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, आपने ओवर इनवॉइसिंग किया, आपने पैसा शिफॉन ऑफ किया, बाद में आपके एसेट्स का क्या होता है, कंपनी का क्या होता है, इसका कोई मतलब नहीं। इसी तरीके के प्रोजेक्ट्स में एक टाइम था जब रोड प्रोजेक्ट्स के लिए प्रीमियम पर बिड हो रही थी, वायबिलिटी गैप फंडिंग तो छोड़िए, तो कहाँ गए वो प्रोजेक्ट। दूसरे मेरा मानना है कि क्लियर इसमें जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने ये कर्जे मंजूर किए थे उनके खिलाफ पूरी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और उस वक्त किन परिस्थितियों में ये कर्जे दिए गए थे। माफ़ करना अलग पहलू, मेरे ख्याल से माफ़ तो करना ही नहीं चाहिए। और जैसे काबरा जी ने कहा कि क्यों नहीं हम असेट्स बेच देते उन लोगों के, जो गारंटीज उन्होंने दी थी। आपसे एक बड़ा कॉर्पोरेट अभी तक संभल नहीं रहा, आप उसके असेट्स नहीं बेच पा रहे हैं, और साफ है कि उन्होंने पैसा बाहर भी भेज दिया था। तो ये इस तरीके की चीज़ें रही हैं। तो मेरा मानना है कि पब्लिक सेक्टर का जो आज जो काम का दबाव जिस तरीके का है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एम्प्लॉयज़ हैं, अब वो 4 घंटे 6 घंटे नहीं 12-12 घंटे वो लोग काम करते हैं। उनकी जो सुविधाएं हैं वो प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले बहुत कम है, उनकी सैलरीज कम है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो काम करने में ढीले हैं या उनका कामकाज ख़राब है। मेरा मानना है कि परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि आप उनको हर बार मोहरा बनाते हैं, उनको स्कैपगोट बनाते हैं, और जो भी आपको करना होता है उनके रास्ते आप करते हैं। प्राइवेट सेक्टर आपकी सुनता नहीं है। ठीक। अरुण जी, आपकी नज़र में इस समस्या का क्या निदान है और क्या मैकेनिज़्म बनाया जाना चाहिए ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था पे ये ऐसे कर्ज का बोझ ना बढ़े? जैसे हरवीर जी ने कहा कि देखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है। बहुत सारे कार्यक्रम है जहाँ पे सरकार को बैंकिंग से मदद लेने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि अपने जो इंक्लूजन के प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे बैंकों को रूरल एरियाज़ में गरीब लोगों के सब तबकों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, और वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा होगा, लेकिन उसको आपको क्रॉस फाइनेंस करना पड़ेगा। जो आप कॉरपोरेट सेक्टर हैं, दूसरों को जो लोन देते हैं वहाँ से लेके, अभी हो रहा है उल्टा कि वहाँ आप जो लोन दे देते हैं बिना जो ड्यू डिलीजेंस वगैरह के, और जो गरीब आदमी है उससे आप लोन रिकवरी करते हैं। तो ये एक पॉलिसी का तहत आता है जिसको बदलना पड़ेगा। वो पॉलिसी तब तक नहीं बदलेगी जब तक कि बैंकिंग सेक्टर जो पब्लिक सेक्टर का है वो पॉलिटिकल दबाव में चलता रहेगा। जो बैंकिंग की जो डिपार्टमेंट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, उसमें जब तक दबाव रहेगा तो जितने भी पब्लिक सेक्टर के टॉप बैंकिंग के ऑफिसर्स हैं वो वही करेंगे जो पॉलिटिकल क्लास उनसे करवाना चाहेगा। और पॉलिटिकल क्लास का आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ साठगांठ है, तो उनका दबाव डायरेक्टली उन पर आ जाता है। तो जब तक ये इफेक्टिव ऑटोनॉमी नहीं होगी बैंकिंग जो डिवीज़न है उससे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, उनके जो टॉप कर्मचारीज़ हैं उनकी जो वो नहीं होगी, और फिर अगर हमको सरकार को कुछ नीतियां चलानी है जनता के हक में, तो वहाँ पे सब्सिडी जो चाहिए वो सरकार की तरफ से सब्सिडी आनी चाहिए। और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जैसे कि हरवीर जी और काबरा साहब ने कहा कि जो लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं उनके एसेट से रिकवरी करनी चाहिए, ना कि राइट ऑफ करके और जो एनपीए को करना चाहिए। तो ये कुछ कदम है जिससे कि बैंकिंग में एक बदलाव आ सकता है। जी, कमल नयन काबरा साहब कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो कॉरपोरेट सेक्टर जो लोन लेता है, जो देने की प्रक्रिया है, जब तक आप ये कहेंगे कि हम ईज ऑफ बिजनेस करना चाहते हैं, आपका वो बिजनेस कैसा है, उसकी सामाजिक भूमिका कितनी है, इस ये जो कर्जा डूबेगा, आप पूछिए इससे कितने रोजगारों को नुकसान हुआ है, कितने लाखों लोगों की बेरोजगारी होगी, कई कारखाने किस हालत में आ गए होंगे, कि लोगों ने कट किया होगा, जो लेबर कॉस्ट कट करते हैं। उसी तरह से जो हरवीर जी ने इशारा किया था, इन्वॉइसिंग करके जो सारी प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड होती है, और उसके ऊपर कर्ज लेते हैं। तो ये बैंकों के कर्मचारियों की बात नहीं है, ऑटोनॉमी की बात नहीं है। बैंकों के जो कर्मचारी हमारी एस्पायरिंग मिडिल क्लास के लोग हैं, वो भी अपने बच्चे को इस कारखाने में लगवाना चाहेगा, तो उनके खुद के प्रेशर है कि वो कुछ ऐसा काम करे। इसलिए ज़रूरी बात जो है कि हम इनइक्वालिटीज़ को और राजनीति के चरित्र को, जो कर्जा जो पॉलिटिकल डोनेशंस हैं और जो टेबल के नीचे लिया आता है, उन सबको नहीं रोकेंगे तब तक तो ये चलता रहेगा और हम लोग इससे डिस्कशंस करते रहेंगे। ठीक है सुशील जी, बहुत संक्षेप में, हम इस चर्चा के बिल्कुल अंतिम चरण में हैं, आपकी आखिरी टिप्पणी। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तो बात कर ली, लेकिन एक छोटा सा सेक्टर बैंक्स का और है, कोऑपरेटिव बैंक्स। वो चाहे उनके पास बहुत कम पूंजी है, लेकिन वो भी अपना काम करते हैं, और जहाँ तक किसानों का सवाल है, उनके लिए बहुत अहम काम करते हैं। तो कोऑपरेटिव सेक्टर के कोऑपरेटिव बैंक्स को अब वही देखना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं और कितना कर पा रहे हैं, और किसानों के ऊपर उसका कितना असर पड़ता है।
तीसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि व्यवसाय का राजनीतिकरण हो गया है। मैं कहूँगा कि राजनीति का भी व्यवसायीकरण हो गया। जी। राजनीति को भी एक आपने प्रोफेशन बना दिया और उसको आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? ठीक। उसको भी देखना पड़ेगा कि राजनीति जो एक व्यवसाय बन गया है उसका बैंकिंग सेक्टर पे क्या असर पड़ रहा है। आप ये कह रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ये नहीं है कि वो अपने आप ही काम करेंगे, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो वो कौन है उसमें? वो भी वही लोग हैं जिन्हें प्रेशराइज किया जा सकता है और उनके थ्रू बैंक्स को भी प्रेशराइज किया जाता है। और राज्य के प्रतिनिधि होते हैं। जो बात पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर लागू नहीं होती। ठीक। वो इनके बस में नहीं आते हैं जी। वो अपना काम ठीक करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील चंद्र आनंद जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रोफेसर अरुण कुमार, कमल एन काबरा साहब, हरवीर जी। तो देखने वाली बात यह है कि सरकार इस मामले से, इस समस्या से किस तरह से निपटती है, क्योंकि ये जो सिलसिला है कर्ज़ माफ़ी का और ख़ास करके जो कॉरपोरेट घरानों को बड़े पैमाने पर दिया गया कर्ज़ है, इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही प्रतिगामी असर पड़ रहा है और इसे जल्द दूर किया जाना ज़रूरी है। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।